यार सोच रहा हूँ गाड़ी ले लेते हैं। ओह, चलो फाइनली तुमने सोचा तो इस बारे में। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन है अभी। किस चीज को लेके? नहीं मतलब पहले ही बहुत सारे वेरिएंट हैं मार्केट में, बहुत सारे कारें अवेलेबल है, वही एक बड़ा कंफ्यूजन था। अब एक नया बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक कार ले कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार ले। उसमें इतना सोचना क्या है, गो फॉर ईवी। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल आई कैन अंडरस्टैंड कि वो फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट का क्या? अब ये तो तुम और तुम्हारी फैमिली डिसाइड करेगी। सो भाइयों, इसका सॉल्यूशन मुझे यहां तो नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है कि शायद आप इसका सॉल्यूशन मुझे दे दें और शायद हमारे डिस्कशन से कुछ सॉल्यूशन निकल के आ जाए। आप सभी का स्वागत है मोटर गाड़ी व्लॉग में एक बार फिर से। और हम आज यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑफ कोर्स ये मेरे सारे इंपुट हैं जो मैंने सोच के रखे हुए हैं कि आज के समय में क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और शुड वी गो फॉर अ नॉर्मल वन। सो ये बहुत सारे डाउट्स हैं दिमाग में। सो चलिए इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों अभी लेना चाहिए या क्यों वेट करना चाहिए। सो देखिए, जैसा हमारे डिस्कशन से ये क्लियर हुआ कि आज अभी भी आप गाड़ी लेने जाते हैं तो एक कंफ्यूजन जरूर है कि ऑब्वियसली कौन सी गाड़ी खरीदें, कौन सा वेरिएंट खरीदें, कौन सी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बट उससे भी बड़ा कंफ्यूजन है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें और अपना डिसीजन परचेजिंग का थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें और एक साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें। सो कैसे, मतलब क्या सोच के हमको ये डिसीजन लेना चाहिए? तो ऑब्वियसली हमारे डिसीजन में कुछ तो भी एनालिसिस होना चाहिए, कुछ तो भी प्रोज कॉन्स जो भी चीजें हैं उसका एनालिसिस करके हमको डिसीजन लेना है। तो इसी बात पे आज का डिस्कशन रखते हैं एंड देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमको। सो लेट्स सी। पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास ईवी सेगमेंट में यदि हम मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं। पहली जो कार है यहां पे वो है टाटा की टिगोर। टिगोर जो आती है वो करीब 12 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। लेकिन हम विज़ाविज़ इसका पेट्रोल या डीजल वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। यदि आप टॉप एंड की बात करते हैं, हम बेस वेरिएंट्स की बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली ईवीज में ज्यादा वेरिएंट के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और टॉप वेरिएंट ही प्रेफर किया जाता है। टॉप टू टॉप यदि कंपेयर करें हम तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है टिगोर के केस में। अब हम दूसरी गाड़ी की तरफ चले तो हमारे पास है टाटा नेक्सॉन, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है सब 4 मीटर। ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में करीब आ जाती है ये 15 से 17 लाख की रेंज में यदि वेरिएंट से बात करें। और इसी के कंपैरिजन में यदि हम इसके पेट्रोल या डीजल वेरिएंट्स की बात करते हैं तो ये करीब ऑन रोड यदि हम प्राइस की बात करें ऑन रोड प्राइसेस करीब 13 से 13.5 लाख मतलब 14 लाख तक में आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में है। इसमें भी यदि ऑन रोड प्राइसेस में बात करें तो 3 से 3.5 लाख का डिफरेंस है। यदि हम इसके ऊपर सेगमेंट में जाते हैं जैसे MG की ZS EV अवेलेबल है हमारे पास, तो ये करीब आपको 25 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ेगी। विज़ाविज़ यदि हम इसी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की बात करें जो कि MG एस्टर है तो ये करीब आपको 21 लाख रुपए ऑन रोड की पड़ जाती है। तो यहाँ भी डिफरेंस जो है करीब 4 लाख रुपए का है। एक और जो गाड़ी की हम बात करते हैं हुंडई कोना, ये भी करीब 25 से 26 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आ जाती है। और इसी के हम नॉर्मल यदि क्रेटा से इसको कंपेयर कर सकते हैं तो क्रेटा के यदि टॉप मॉडल की बात करें तो करीब 21 लाख रुपए के आसपास ही हमको मिल जाता है। यदि डिफरेंस की बात करें तो ये करीब 3 से 4 लाख रुपए का है नॉर्मल पेट्रोल या डीजल वेरिएंट और ईवी वेरिएंट में। क्योंकि ये डिफरेंस कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक्स शोरूम प्राइसेस में डिफरेंस ज्यादा है। एक्स शोरूम प्राइसेस में डिफरेंस 3.5 लाख रुपए से लेके करीब 6 से 7 लाख रुपए तक का है।
लेकिन इसके ऑन रोड प्राइजेस में डिफरेंस इसलिए क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ईवीज में सब्सिडीज दे रखी है। इसका मतलब वो रोड टैक्स ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के लिए माफ कर रखा है कि आपको रोड टैक्स पे नहीं करना है, ऑलमोस्ट जीरो है। और यदि भारत सीरीज की बात करें तो भारत सीरीज में कम है। सो ऑब्वियसली इस केस में भारत सीरीज के लिए ऑप्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। सो ऑन रोड प्राइसेस में डिफरेंस 3.5 लाख रुपए का है। तो ये कैसे जस्टिफाई होता है? सबसे पहले प्राइसेस की बात कर लें तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम कर लेंगे। यदि आप गाड़ी जो रनिंग कॉस्ट है पेट्रोल या डीजल कार की वो आती है 8 से जो रनिंग कॉस्ट है पेट्रोल डीजल कार की वो आती है करीब 8 रुपीज पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज, यदि हम हमारे नॉर्मल गाड़ियों की बात करें। और जो ईवीज की कॉस्ट आती है, क्योंकि चार्जिंग की भी कॉस्ट है, एकदम फ्री नहीं है, सो वो आती है करीब 1 से 2 रुपए डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है और कैसा कुछ है और आप कहाँ चार्ज करते हैं। सो इसके अलावा यदि हम इसकी टोटल थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं, यदि आप इसको 10,000 किलोमीटर चलाते हैं और आपकी यदि पेट्रोल गाड़ी है तो ये कॉस्ट आपकी पर ईयर जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो आएगी करीब 70,000 रुपए के आसपास, 70 से 80,000 रुपए के आसपास। यदि हम मान के चलते हैं कि आप 10,000 किलोमीटर चला रहे हैं और आपकी गाड़ी यदि 15 का भी माइलेज देती है, सो करीब 100 रुपए के हिसाब से यदि कैलकुलेशन करें जो आज की डेट में है, ये बढ़ सकता है। और रशिया यूक्रेन की वॉर को लेके इसको बढ़ने की संभावना और ज्यादा है। करीब 80,000 रुपए के आसपास आपको इसकी कॉस्ट आती है। और यदि आप 15,000 किलोमीटर चलाते हैं तो ये कॉस्ट 1 लाख रुपए तक चली जाती है 1 साल में। और यदि हम ईवी की बात करें तो ये कॉस्ट काफी कम है, मतलब लगभग 5 से 10,000 रुपए 1 साल की, यदि ईवी की रनिंग कॉस्ट की बात करें। अब आता है मेंटेनेंस कॉस्ट की बात। सो मेंटेनेंस में भी, क्योंकि ईवीज में मोटर है, ये हम बाद में देखेंगे कि ईवीज का बेसिकली ईवी फंक्शन कैसे करती है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। सो इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, तो इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम है, इसके कंपोनेंट्स बहुत कम है, इसमें जस्ट एक मोटर होता है और एक इन्वर्टर होता है, दैट्स ऑल। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सो विज़ाविज़ हम बात करते हैं आईसी इंजन्स की, तो उसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है। सो ईवीज का एनुअल मेंटेनेंस भी 2 से 3,000 रुपए के आसपास होता है। विज़ाविज़ यदि पेट्रोल डीजल गाड़ी है तो लगभग 10,000 रुपए के आसपास हम एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। सो ये तो एक बढ़िया कैलकुलेशन हुआ और ये हमको बताता है कि जो 3 से 4 लाख रुपए का अपफ्रंट डिफरेंस है ये ब्रेक इवन हो जाएगा लगभग 3 से 4 साल बाद। तो 3 से 4 साल बाद यदि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसीडर कर लूं ईवीज की, जो अपफ्रंट आप यदि 3 से 4 लाख ज्यादा ले रहे हैं तो उसमें कुछ और भी इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते थे 3-4 साल में, तो 5 लाख का एक मोटा मोटी डिफरेंस मान के चलते हैं। सो ये आप लगभग 5 साल में बराबर खड़े हो जाओगे कि भाई ईवी या पेट्रोल डीजल कॉस्ट सेम है, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट ईवी की ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो उसके बाद क्या? सो ईवी में नॉर्मली जो बैटरी की वारंटी आती है वो आती है 8 साल की और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब नेक्सॉन में ऐसा है, सभी गाड़ियों में लगभग इतना ही है। और ओवर द टाइम ये वीक भी पड़ती है, क्योंकि बैटरी है, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी वीक पड़ती है वो भी बैटरी वीक पड़ती है, तो उसकी रेंज भी कम होती है। ये सब भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सो सपोज आप 8 साल बाद भी यदि बैटरी चेंज करते हैं तो अगेन जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी, वो करीब अगेन 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए तक हो सकती है। सो यदि रीसेल कंसिडरेशन भी देखें और आप सोचे कि यदि ठीक है गाड़ी में 6 साल चलाने के बाद बेचने जाता हूं तो इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी, क्योंकि बायर भी ये सोचेगा कि उसको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और इतनी कॉस्ट होगी। सो रीसेल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तो रीसेल वैल्यू या तो उतनी नहीं मिलेगी या तो आपको बैटरी चेंज करा के रीसेल करनी पड़ेगी, जो एक मोटा खर्चा है। यहां पर आपको रेगुलर मेंटेनेंस यदि मैं बोलूं तो ठीक है 10,000 कभी 20,000 यदि मेजर सर्विसिंग है, कुछ ब्रेक पैड चेंज करने हैं, आगे चल के कभी क्लच चेंज किया, ये किया। सो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट यदि एट द एंड देखें तो फिर भी मैं बोलूंगा कि यदि आप बैटरी चेंज करके और आईसी इंजन की नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो लगभग ईवी की थोड़ी सी ज्यादा होगी। सो ठीक है, यदि आप 8 साल से कम गाड़ी रख रहे हैं तो रीसेल पे इंपैक्ट होगा, 8 साल से ज्यादा गाड़ी रख रहे हैं और बैटरी चेंज करनी पड़ी आपको तो एक मोटा खर्चा होगा। सो ये भी एक चीज ध्यान में रखने वाली है। सो एक और चीज जो सबसे बड़ी है कि यार
चार्जिंग रेंज कितनी होती है, कितना चलती है। सो देखिए ईवी जो है वो किन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए। सो अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है IOCL के साथ, डिफरेंट पेट्रोल पंप्स के साथ, टाटा पावर, जितनी भी हमारी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सारे चार्जिंग स्टेशन लगा रही हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे ऑफिस में ऑलरेडी 2 चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं। मैं बैंगलोर में यदि मैं मेट्रोपॉलिटन्स की बात करूं तो यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो गया है। आप ईवी लेके चला सकते हैं। बैंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ठीक है। सारे मॉल्स में है, ऑफिसेज में गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंडेटरी कर दिया है, तो आई थिंक अनदर 6 मंथ्स में वहां भी लग जाएंगे। मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वो एक बड़ा सोसाइटी है, वहां भी टाटा पावर ने ऑलरेडी 5 ईवी स्टेशन लगा दिए हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। सो ठीक ठाक सा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी में आई थिंक वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप घर पे इसको रात भर चार्ज भी कर लेते हैं तो आप एक हफ्ते यदि 200-250 की रेंज है तो आप आराम से, इतनी रेंज आपको लगभग ऑन एन एवरेज गाड़ियां दे देती हैं। यदि आप कोना या एस्टर की बात करें तो ये और भी थोड़ी ज्यादा रेंज दे देती हैं, तो आप आराम से 1 वीक चला सकते हैं। सो ऑफिस जाने के लिए 1 वीक का आपका हो जाएगा मैनेज, जितनी ये रेंज देती हैं। लेकिन आप ईवी को ज्यादा स्पीड पे नहीं चला सकते। यदि आप इसको स्पीड पे चलाएंगे तो बैटरी का कंजम्पशन ज्यादा होगा और आपकी रेंज बहुत कम हो जाएगी। सो ये सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, जहां आप 40 से लेके 60-70 तक की स्पीड में चलाएंगे तो ये आपको अच्छी रेंज दे देगी। सो जो लोग यदि सोच रहे हैं कि उनको एक सिटी कार चाहिए, वो बहुत ज्यादा हाईवे एंथुजियास्ट नहीं है, वो बहुत लंबा ड्राइव नहीं करते हैं, करते भी हैं तो कहीं वीकेंड ट्रिप्स के लिए जाते हैं जो 100-200 किलोमीटर होती है, तो आई थिंक ईवी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन और वो लोग जो सोचते हैं कि एक सेकंड कार, उनके पास ऑलरेडी एक कार है, यदि वो लंबा लेके जाना चाहे और लंबी ड्राइव करना चाहे तो एक नॉर्मली पेट्रोल डीजल कार फिलहाल के लिए सोच सकते हैं और उनके पास है, तो सेकंड ऑप्शन वो ईवी कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है ऑफ कोर्स, लेकिन ईवी में पावर अच्छा होता है, पिकअप अच्छी होती है, साइलेंट होता है, तो एक ड्राइविंग प्लेजर और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है। सो ये कंसिडरेशन है कॉस्ट के अलावा। तो आप ईवी जरूर सोच सकते हैं। और मैं बोलूंगा कि यदि आप ओवर ओनरशिप कॉस्ट की बात करें ओवर द पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स यदि आप गाड़ी रखते हैं तो इट इज गोइंग टू सेम। उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप सोचे कि ईवी है तो मुझे बहुत बड़ा फायदा है और ईवी नहीं है तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, यानी बहुत ज्यादा पे कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस है, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, देन चार्जिंग की जो कॉस्ट है, देन बैटरी रिप्लेसमेंट और आगे चल की जो कॉस्ट है, ये सारी मिला के बात करें तो कॉस्ट रिमेन्स दी सेम। सो वैसे लोग जो मैंने बताया 2-3 कैटेगरी है, वो लोग ईवी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हाईवे या लॉन्ग रन के लिए ईवीज को लेके जाना एक थोड़ा सा सिरदर्द है। मैं भी यही सोचता हूँ कि यार यदि हाईवे पे जाऊंगा तो कहाँ चार्ज करेंगे, फास्ट चार्जिंग अवेलेबल होगी कि नहीं, और यदि अवेलेबल हो भी गया और जिस तरीके से नंबर ऑफ ईवीज बढ़ रही हैं तो पहले तो हमको वेट करना पड़ेगा क्यू में कि भाई तुम कर लो फिर हमारा नंबर आएगा। सो ये वेट और बढ़ जाएगा। सो हाईवे के लिए स्टिल मैं पर्टिकुलरली कंसीडर नहीं करूंगा कि मैं प्रेफर करता हूं लंबी ड्राइव्स करना। सो एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेट करना ही प्रेफर करेंगे। सो ये 3-4-5 कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करने चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए कि इज इट अ राइट टाइम और ये सही समय है ईवी लेने का और हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। और क्या आगे चल के केवल ईवीज होगी? ऑफ कोर्स R&D चल रही है इन सब चीजों पे, काफी कुछ निकल के आएगा, काफी रेंज अच्छी आएगी। यदि आप देखेंगे तो जैसे इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। देखिए बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इवन इनफैक्ट यदि मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में बैटरी रिप्लेसमेंट करने के लिए भी उन्होंने स्टेशन लगा दिए हैं, जो एक स्टेशन ऑलमोस्ट 100 बैटरी एक दिन में रिप्लेस कर देता है, जो 10 से 15 मिनट का समय लेता है, और ऑटोमेटेड स्टेशन है। लेकिन कितना ये फीजिबल है लॉन्ग टर्म में, कितना स्केलेबिलिटी है इसका, ये सारे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी भी मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यदि आप ईवी कंसीडर करना चाहते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल ऑफिस गोइंग के लिए और अपनी सेकंड कार का ऑप्शन ले रहे हैं तो आई थिंक यू कैन गो फॉर द ईवी, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इतना कुछ था आज के वीडियो में। होप आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने कुछ कमेंट्स या थॉट शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट
कोलैबोरेटिवली हम डिसाइड कर सकें, या किसी के पास ईवी है तो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसको और अच्छी चीज लगी, क्योंकि मैं ईवी ओन नहीं करता हूं। ये सारा एक एनालिसिस था। सो आप ये सब शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, ताकि हमारी फैमिली को फायदा हो। सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और देखा है तो इसको लाइक करके जाइए यदि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको चैनल पे और भी ऐसी इंफॉर्मेशन जाननी है और आपको लगता है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में जहां पर आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत अच्छे थॉट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।